क्या? ऐसा क्यों साहिल? लाइक ऐसा क्या जल्दी आ गई तुम्हें एक दो लेक्चर में? बताओ भाई। तुम बोलो तो आज ही खत्म कर दें। मैंने करा हुआ है 3 लेक्चर में 3 चैप्टर खत्म करे हुए हैं पहले भी। एक टाइम पर मैं बदनाम था उसके लिए। फिर उसके बाद बच्चों ने कंप्लेन कर दी तो फिर मुझे धीरे पढ़ाना पड़ रहा है। अरे नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था। वो टाइम टेबल में ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टार्टिंग लिखा था। तो अब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। अब तुम्हें केमिस्ट्री का एक शॉट नहीं, 2 शॉट नहीं, बूस्टर शॉट भी मिलेगा। ट्रिपल डोज। तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी अब। 1 मिनट दो बस मुझे। हाँ हाँ, वॉल्यूमेट्रिक 1 शॉट आजकल ऐसे चलता है, बहुत सारे मार्केटिंग ऐसे वो चलते रहता है ऑनलाइन। मतलब आई वाज ऐसे गोइंग थ्रू सम ऑफ दैट स्टफ, तो उसमें ऐसे भी आता था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन जे इन दिस टॉपिक। मैंने कहा भाई फ्री में क्यों बांट रहा है, पैसे ले ले बट गारंटी दे दे बस। या क्लिक बेट्स होते हैं, भर भर के क्लिक बेट्स होते हैं आज के जमाने में। to acquire the skill set of not falling for that clickbaits is an important click set, like skill set। जैसे अभी फेक न्यूज फाइट करनी पड़ती है वैसे क्लिकबेट्स को भी फाइट करना पड़ता है। ऑलराइट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें किसी को कोई डाउट है? क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मिसलेनियस एन फैक्टर कैलकुलेशन करने के तरीके देखे थे। एक देखा था हमने एसिड बेस का, रिएक्टिंग एंड नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में। दूसरा देखा था हम लोगों ने जहां पर एक ही कंपाउंड में से एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स, या तो सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या सारे रिड्यूस हो रहे हैं। और एक तीसरा देखा था नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में कंपाउंड्स का एन फैक्टर कैसे बताया जाता है। इसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, कुछ आप लोगों ने ट्राई किया? कुछ डाउट्स वगैरह हैं उसमें? ठीक है, डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। मिसलेनियस एन फैक्टर कैलकुलेशंस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़े और केसेस डेवलप करने जरूरी हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने खूब भर भर के स्टार दिए हैं इसको, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रपोर्शनेशन वर्ड्स याद है क्या थे? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा होता है, तो वैसे रिडॉक्स रिएक्शन को अपन डिस्प्रपोर्शनेशन या कॉम्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, राइट? तो इसमें लेट से मैंने आपसे एग्जांपल देकर पूछा ये रेडॉक्स स्पीशीज का एन फैक्टर बताओ। तो अब ये जो आई माइनस है, लाइक कंपाउंड में या स्पीशीज में एक ही एलिमेंट है विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो यहाँ पर एन फैक्टर सिंपल तरीके से आ गया, राइट? IO3 माइनस का एन फैक्टर अगर मैं निकालने के लिए पूछूं आपसे तो वो भी सिंपल ही है, राइट? एन फैक्टर उसका 5 आ जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है। बट ये I2 जो है, यहाँ पे अब we'll have to think differently। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसका इन फैक्टर मैं कैसे निकालूं, राइट? तो अब यहाँ पे नोटिस करना, इन दिस केस
जो डेफिनेशन थी अपनी वो मत अप्लाई। क्या डेफिनेशन थी, कौन बताएगा? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर? ऐसे कैसे तुम लोग यार संडे निकलते भूल जाते हो सब चीजें? क्या मतलब ऐसे तुम्हारा लाइक ब्रेन सेल्स थोड़े वीकन हो जाते हैं ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ सम सब्सटेंसेस ओवर द वीकेंड? फटाफट बताओ क्या था डेफिनेशन? Number of electrons given or taken per mole of a species. करेक्ट। और एक और सिखाया था, Net change in Net oxidation change in oxidation state पर per mole। molecule. per mole. तो अब दोनों डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है? यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है? क्या फॉर्मूला रहेगा? वो फॉर्मूला है 1/n फैक्टर, जो निकालना रहेगा हमें इस डिसप्रपोर्शनेट होती हुई स्पीशीज या कम प्रपोर्शनेट होती हुई स्पीशीज का। 1/n फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर रिडक्शन। यहाँ पर आप नोटिस करोगे ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर कितना रहेगा? तो इफ यू लुक एट दैट रिएक्शन अगेन ऊपर, तो ये कैसा है? I2 से I माइनस बन रहा है, ये रिडक्शन हो गया। I2 से I+5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन पे फोकस करते हैं, कितने का चेंज आ रहा है? 0 से 5 का। और यहाँ पर कितने एटम्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी एटम्स कैन यू सी? 2 एटम दिख रहे हैं। तो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 × 2 10, ठीक है? वैसे रिडक्शन के ऊपर नोटिस करोगे आप, 0 से -1 जा रहा है, तो कितने का चेंज आ गया? 1 का। और कितने एटम थे मॉलिक्यूल में? 2 एटम। तो एन फैक्टर रिडक्शन 2। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करना, तो यू विल गेट द आंसर एज 5/3। दैट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस disproportionating or comproportionating species. Now this formula comes from where? इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन बस इतना है that we would want to force fit the law of chemical equivalence. What was law of chemical equivalence? Equivalence equate करना। तो नोटिस करना कैसे ये फॉर्मूला आता है। अब जो ऊपर वाला रिएक्शन है मैं उसको बैलेंस कर लेता हूँ। ये उसका बैलेंस फॉर्म दिख रहा है सबको? या फिर ऐसा करो, चलो पहले इतना लिख लो, वरना आई थिंक तुम लोगों का रिटेंशन पावर बहुत कम हो गया ना, एक साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तुम लोग। इतना पहले लिख लो। क्या तुम लोगों को भी ऐसा लगता है कि अभी आजकल जिस तरीके का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, इट इज डेलिबरेटली इन दैट डायरेक्शन दैट अटेंशन स्पैन छोटा ही रहा है, लाइक शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रील्स। अभी 1-2 मिनट से ज्यादा की चीज तो देखने में ऐसा लगता है कि अरे क्या, बोर हो गया, आगे बढ़ो। तुम लोगों को कंडीशन किया जा रहा है उस तरीके से, you guys are being conditioned in that way. Bite size knowledge। हाँ, मैंने YouTube अनइंस्टॉल कर दिया यार इस चक्कर में। लाइक मैं अनइंस्टॉल नहीं कर सकता था YouTube, so I figured out a way that I uninstalled the updates of my mobile app। मतलब pathetic recommendations in shorts। मतलब वो recommendations देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा लेवल इतना गिर गया है, मतलब ऐसी गिल्ट फीलिंग आती है मुझे वो, अगर मैं गलती से 1-2 शॉट देख लिया था। नहीं, यू कांट डिसेबल इट। आई फिगर्ड आउट, लाइक आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट। नहीं, मेरे को रूट नहीं करना मेरा डिवाइस। मैंने यूट्यूब भी, मैं अब यूट्यूब ऐसे अपने फायरफॉक्स ब्राउजर पे एक्सेस करता हूँ, तो उसमें फिर ये सब नहीं आता, ऐड भी नहीं आते इनफैक्ट, लाइक दैट डकगो को या फिर फायरफॉक्स पे एक्सेस करो तो वो एड्स भी कम कर देता है, और ये नॉनसेंस शॉर्ट्स भी नहीं दिखता है।
हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैं पुराना लिंक डाल के बैठा था तो मुझे लगा लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने अभी चेक किया ग्रुप पे कि दूसरा लिंक है। सर मैंने क्या क्या मिस किया है? बस यही चल रहा है, देखो इसके ऊपर लेक्चर का हेडिंग है, इतना फटाफट कॉपी कर लो। ओके सर। जैसे कॉपी कर लोगे फिर मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन ही देने वाला हूँ। वो लेक्चर लिंक चेंज करना पड़ा मुझे अभी, क्योंकि मैंने तरीका चेंज कर दिया ना। आई डोंट डाउनलोड एंड अपलोड फाइल। तो उसमें इफ आई कीप द सेम लेक्चर लिंक तो वो फिर इट जस्ट सेव्स द फाइल नेम एज पर्सनल मीटिंग रूम। तो मुझे बाद में मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोगों को पता है मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है। लाइव रिकॉर्डिंग कहीं लाइव नहीं, वो बस ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, बस इतना फायदा हो रहा है उसका। बीच बीच में मुझे ये ख्याल भी आया था, लाइक बच्चों ने सजेशन दिया था कि सर जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं आप वेटिंग रूम लगा दो, वो फिर यूट्यूब लाइव पे देख लेंगे, and that will be their punishment for coming late to the class. And I was like, wow, what a suggestion. जिस दिन मेरा मूड खराब होगा मैं नहीं करूँगा। क्यों यूट्यूब पे क्यों नहीं दिख रहा? लिंक मिला तो होगा तुम लोगों को? नहीं, प्राइवेट किया है मैंने। नहीं नहीं, पब्लिक है, पब्लिक, इट्स नॉट प्राइवेट। इट इज प्राइवेट। अच्छा, पता नहीं है तो फिर हो गया होगा। आई डोंट नो मिडिल ऑफ द लेक्चर में कैसे उसका मैं चेंज करूँ सेटिंग। नहीं, पब्लिक ही है, मेरे को तो लिखा रहा है यहाँ पर 3 वॉचिंग 4 वॉचिंग। प्राइवेट होता तो कोई नहीं देख पाता। हाँ, पब्लिक ही है। एनीवेज, लिख लिया इतना? ये वाला पार्ट भी लिख लो। तो कैलकुलेशन करी अपन ने। n factor oxidation is 1/10, n factor reduction is 1/2। नहीं, 3 भी किया था लास्ट क्लास में, नॉन रेडॉक्स वाला जो था ना। ठीक है, अब ये देखना कहाँ से आया। सो द आइडिया इज टू फोर्स फिट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कैसे? तो यू राइट द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, द सेम वन जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, and based on mole concept you get the following relationship between reactants and products: moles upon coefficient equal to moles upon coefficient equal to moles upon coefficient. Now after that we understand we can write moles as equivalents upon n factor. So I substitute that
ये मोल्स ऑफ I2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 अपॉन n फैक्टर, मोल्स ऑफ I माइनस की जगह इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस अपॉन उसका n फैक्टर, मोल्स ऑफ IO3 माइनस अपॉन can be written as equivalents of IO3 minus upon उसका n factor, right? And since equivalents are equal, तो ये equivalents यहाँ से कट गए, and based on that ये n factor का result आ गया. N factor of I2 comes out to be as 5/3. So this is the background behind that formula. ठीक है, आप formula ध्यान में रखना, लेकिन that will be important. Is this clear? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? ना ऊपर भाई, तुम बार बार ऊपर भी बता रहे हो स्क्रॉल, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं वेट नहीं करूंगा. ले लिया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अच्छा. नहीं, ये सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रपोर्शनेशन के केस में है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में क्या रिएक्शन है, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल दिया आप लोगों की हेल्प करने के लिए, बाकी आपको करना है. गेट मी द n फैक्टर ऑफ ऑल द रेडॉक्स स्पीशीज. ये पहले वाले का क्या आ रहा है, MnO4 माइनस का? सिंपल सिनेरियो है, जस्ट नेट चेंज इन n फैक्टर कर दिया. दूसरा वाला भी सिंपल है. ये केस जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये आप ही को करना पड़ेगा. दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. कोई आके नहीं बताएगा कि ये सिंपल केस है, ये मिसलेनियस 4 केस है, ये आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अभी दूसरा वाला भी सिंपल केस हो गया, एंड यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है, इसमें आप नोटिस कर रहे हो ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है, बट Mn ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है. दिस बिलोंग्स टू द मिसलेनियस 4 सिनेरियो, राइट? हाँ यश, ये सॉरी 11/3 होगा ना, 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 13 ही तो होगा. 13/3, ये 2/3, और फिर ये निकालो भाई. बाकी जनता क्या कर रही है?
1 upon n factor oxidation plus 1 upon n factor reduction. ट्वेंटी सिक्स बाई 15 आ रहा है। ये 3 लगाना भूल गया तो आप लोग, कौन कौन 3 लगाना भूल गया? ये यश 3 लगाना भूल गया, ये प्रत्याशा उल्टा करना भूल गई, ये सानिका ने तो पता नहीं क्या कर दिया। ये 3 ऐसे एक्स्ट्रा कैसे आ गया तुम्हारे पास? अच्छा, टाइप। ठीक है, समझ में आया ये? आप देखो ना यहाँ पर Mn3 और 4 में आपने नोटिस किया ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है। मैंगनीज के बारे में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 8/3। देन आप ये फिगर आउट करते हो ना कितने से ये 8/3 आ रहा है, लाइक व्हाट इज द चेंज, एंड देन व्हेन यू फिगर्ड आउट द चेंज तो यू फाउंड आउट कि अरे इधर भी मैंगनीज है और इधर भी मैंगनीज है, और 7/3 से, सॉरी 8/3 से कम भी है और 8/3 से ज्यादा भी है। तो आपको समझ में आएगा दैट दिस इज द केस ऑफ कॉम प्रोपोर्शनेशन। डन। चलो फटाफट अब इसमें कर दो विदाउट एनी मिस्टेक।
नहीं नहीं नहीं, गलतियां नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब ऐसे कैसे तुम लोग, मैथ्स वैथ्स नहीं आती क्या? मतलब तुम फाउंडेशन ऑडिशन की कोर्स ज्वाइन कर लो। बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब क्या सिखाना पड़ रहा है मुझे तुम लोगों को? व्हाट केस डज दिस बिलोंग टू? H2O2? Is it simple, miscellaneous 1, miscellaneous 2, miscellaneous 3, miscellaneous 4? क्या पढ़ा था? Miscellaneous 4 में। And what about these? They are simple. यहाँ पर एक का चेंज हो रहा है और एक ही आइटम है ऑक्सीजन का। -1 से -2 आया, एक का चेंज है, एक आइटम। यहाँ पर -1 से 0 आ रहा है, एक का चेंज है और दो आइटम। और यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? -1 से 0 हो जाए का चेंज है और कितने आइटम इधर काउंट करने हैं, वापस से सबस्ट्रेट मत भूलो, दो आइटम है। रिडक्शन लिखूं अगर मैं इसका, तो यहाँ पे भी -1 से -2 जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है और दो आइटम है, तो एन फैक्टर 1 आ गया। मतलब किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है तुम लोग, मतलब ऐसे कैसे कर रहे हो? या तो मतलब कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया आज सुबह से, बिजी फील हो रहा है। इसमें था क्या? दो क्लास से जो मैं बता रहा हूँ वही तो अप्लाई करा है। इनफैक्ट 3 क्लास होगी होगी यही करते करते। इतनी बार भगवान का नाम ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। तो ऐसा करो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना होता है, सुना है तुम लोगों ने? भैंस के आगे बीन बजाना। हैव यू हर्ड ऑफ दिस कहावत इन हिंदी? हाँ, तो डोंट बी अ भैंस। अभी किसी को डाउट है इसमें? कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया? आगे बढ़ पाएंगे हम लोग? क्या इस ट्रॉमा से हम लोग उभर पाएंगे? चलो कोशिश करते हैं। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, मिसलेनियस केस 5। कौन बताएगा व्हाट वाज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन? जाओ जाओ नोट्स पे जाओ, पढ़ो।
element undergoing oxidation reduction is part of the same molecule. ठीक है. Now, what cases do these redox species belong to? एक एक करके बताते जाओ मुझे. पहला वाला किस केस को बिलोंग करता है, दूसरा वाला, तीसरा वाला? पहला वाला मिसलेनियस 5 को बिलोंग करेगा ना यार, और बाकी दोनों सिंपल को बिलोंग कर रहे हैं. अब KCl के केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा? +5 से -1 जा रहा है, यानी कि 6 का चेंज और एक एटम है तो एन फैक्टर 6 आ गया. और O2 के लिए -2 से 0 आ रहा है, 2 का चेंज और 2 एटम है पर मॉलिक्यूल, तो एन फैक्टर 4 आ गया. राइट. आई होप ये सिंपल वाले तो सबको क्लियर है. ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसीलिए मैंने ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है. -1 से +5 के बीच का डिफरेंस. ऐसे देखो, ये एक हॉप, फिर दूसरा हॉप, फिर तीसरा हॉप, चौथा हॉप, पांचवा हॉप, छठा हॉप. 6 हॉप करने पे आई वॉज एबल टू रीच फ्रॉम -1 to 5. So do you understand why I have written 6 over here? Is this something that you are able to comprehend? Yes, sir. Very good. Good job. मिसलेनियस 5 में क्या करेंगे आप? डेफिनेशन नहीं एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा. वो क्या सोचना है यहाँ पर? Like the previous case, a formula has to be understood, and the formula again comes from the same thought process. We force fit the law of chemical equivalence. Right? The formula is n factor. You can either take it to be n factor oxidation या n factor reduction. So यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे, अगर मैं ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो -2 से 0 जा रहा है ऑक्सीजन एटम. कितने का चेंज हो गया? 2 का. और कितने एटम्स है यहाँ पर इन द मॉलिक्यूल? 3 एटम है, तो 2 into 3. या तो आप ये लिख लो, या फिर आप एन फैक्टर रिडक्शन भी लिख सकते हो. राइट. किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे? क्लोरीन का. +5 से -1 जा रहा है, 6 का चेंज, और कितना एटम है? एक ही एटम है. तो दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, आपका एन फैक्टर मिल जाएगा. ठीक है. अगेन यू कुड डू द बैकग्राउंड चेक दैट ये मोल कंसेप्ट बैलेंस्ड इक्वेशन पे लगाकर और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस फोर्स फिट कर कर यू गेट द आंसर. ठीक है. तो आप पहले इतना लिख लो, फिर मैं उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन भी कॉपी करवा दूंगा. फटाफट फटाफट. लिखा है वाला?
ये वाला एक्सप्लेनेशन भी लिख लो इसका, और अगले वाले एग्जाम्पल के मुझे एन फैक्टर्स भी निकाल के बता दो। कितना आ रहा है एल्यूमिनियम का? सिंपल केस ऑक्सीजन, सिंपल केस Al2O3, मिसलेनियस 5। थैंक यू सार्थक, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्ट आंसर। आई फील अ बिट रिलीव। नींद आ जाएगी मुझे। नहीं तन्मय, एन फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़े। मिसलेनियस सिनेरियो 6 करवा दूं मैं? Now, as such, this is a faltu scenario because of the reasons that you will understand in a while. ठीक है, या और ऊपर जाऊं? हाँ, miscellaneous scenario 6. Element in a molecule, it undergoes oxidation, but it goes into multiple states. या फिर it goes reduction, but then again goes into multiple states. जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे, एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें अगर KMnO4 हम लोग देखेंगे, पोटेशियम और ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है, राइट? KMnO4 में मैंगनीज जो है +7 से कहाँ जा रहा है? सीधे सीधे +2 में जा रहा है, और कहीं इधर उधर डोल रहा है? नॉट रियली, तो इट बिलोंग्स टू आवर सिंपल केस। However, if you notice HCl, right? HCl में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन तो स्पेक्टेटर है, बट क्लोरीन -1 से चेंज हो रहा है। It is going to, in some compounds, -1 as well as to 0, like it is undergoing oxidation as well. So can you see it fits this criteria? It is undergoing oxidation
going into multiple states. तो ये क्या हो जाएगा? This will belong to miscellaneous scenario 6. ठीक है, बाकी सब भी सिंपल है. तो सिंपल वाले के तो एन फैक्टर मैंने निकाल दिए आपके सामने. अभी मिसलेनियस 6 का क्या करना पड़ता है? What you have to do is you can apply the n factor definition, but only after balancing the reaction. ठीक है, तो यहाँ पर balancing will become a prerequisite, because आपको ये जानना होगा that कितने atoms कौन सी oxidation state में जा रहे हैं. In order to know that, you would need to be able to do the balancing first, and that defeats the purpose of using equivalence concept, because if you have to do balancing, then like mole concept solves the objective. अगर बैलेंसिंग ही करनी पड़ गई तो फिर मैं इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्यों यूज करूंगा? बाय मोल कंसेप्ट आई कैन इजीली डिटरमाइन कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा या क्या रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. However, there can still be a question asking you कि आप हमें इसका n फैक्टर बताओ HCl का. तो अब बताओ तो फिर हमें डेफिनेशन अप्लाई करनी है, बट देन केयरफुली आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन. सो हाउ डज इट गो? यहाँ पर आप नोटिस करोगे, आउट ऑफ द 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, व्हाई डिड आई से 16? बिकॉज यहाँ पर 16 मॉलिक्यूल्स हैं एज पार्ट ऑफ द कोफिशिएंट. And then out of those 16 molecules, how many are going into -1 state? यहाँ पे आप देखोगे 2 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, 6 जो है वो -1 में है, एज इट इज -1 के -1 में ही है. और यहाँ पे 5 × 2, ठीक है, 10 are undergoing a change. They are going from -1 to 0. So if now with this knowledge, if I apply the definition, net change in oxidation state per molecule, तो net change कितना आ रहा है? 6 में तो 0 आ रहा है, 10 में 1 का आ रहा है, 16 molecules में. This is what is coming as the outcome, and hence the n factor is coming out to be 5/8. ठीक है, समझ में आया कैसे डील करना था ये? चलो लिखो इतना. नहीं, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा ना हो रहा है. The chloride ion is participating in redox reaction, no? नहीं, रिडक्शन स्टेट जैसा कुछ नहीं होता हमें. There is only oxidation state.
ठीक है, यहां तक का लिख लिया। ठीक है, ये वाला भी देख लो, इसका कैलकुलेशन, and you could get the same answer 5/8 by force fitting the law of chemical equivalence, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आप लोग खुद भी ट्राई करो, try to force fit the law of chemical equivalence between the species that are there, see if you are getting the same answer. ठीक है, ये आ रहा है। लेट्स से KMnO4 और HCl के बीच में कर दिया आपने मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, एंड देन यू यूज KMnO4 के लिए मोल्स एज इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर, उसका एन फैक्टर 5 था, एंड यहाँ पर HCl का एन फैक्टर आपको निकालना है, तो उससे सेम आंसर 5/8 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नहीं नहीं, KCl तो स्पेक्टेटर स्पीशीज हो गया ना भाई। KCl के लिए यहाँ पर व्हाट डू आई कॉल KCl? KCl के लिए देयर इज नो चेंज, ना पोटेशियम के लिए ना क्लोरीन में चेंज है, दैट इज a non-redox species, that's a spectator। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली निकालना भी चाहते हो कि मुझे स्पेक्टेटर का निकालना है, तो then all you can do is again go ahead and like do the same thing, moles upon coefficient equal to moles upon coefficient, like force fit the definition and then come up with an answer, but that does not make sense। नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा, जीरो कैसे आ जाएगा? यहाँ पर आप देखो ना, लाइक KMnO4 का एन फैक्ट मोल्स अपॉन कोफिशिएंट 2, और ये इक्विवेलेंट अपॉन 5 हो जाएगा ये KMnO4 के लिए, और KCl के लिए आप बोलोगे मोल्स एंड बोल दोगे मोल्स विल बी इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर, और इसका कोफिशिएंट भी 2 आ रहा है, तो ये KCl का एन फैक्टर कितना आ रहा है? यहाँ से इक्विवेलेंट कैंसिल आउट कर दोगे, एन फैक्टर 5 आ रहा है। ठीक है, बट दैट इज जस्ट not going to make much sense because we are just force fitting that law। ठीक है,
इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या करा अपन ने यहाँ पर? चलो फटाफट इसमें बता दो मुझे, अगर समझ में आ गया है तो। ये क्वेश्चन है, ना तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए हैं, ना मैंने कुछ हेल्प करी है. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. हाँ, क्या कह रहे हो सार्थक? But if the oxidation state is not changing for Cl in those molecules, then why didn't we ignore them as spectators? उसमें मैंगनीज का चेंज हो रहा था ना. That's why I called it a simple case, no? Out of the molecule के elements, chlorine is spectator, manganese is changing. How is it changing? Going from +5, +7 to +2. It's a simple case. ठीक है. देखो, सबसे बड़ी स्ट्रगल जो होती है ना बच्चों को, वो होती है केस आइडेंटिफाई करने में. एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो शॉर्टकट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस. द मोर you practice, the better you will get at identifying the case and then applying the appropriate tarika, whether it is the definition or the formula.
सो MnO2 सिंपल हो गया, HCl comes in miscellaneous 5 category as we just discussed. MnCl2 simple, Cl2 simple, H2O2 non redox. ठीक है, सिंपल वाले का तो आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ही लिया होगा. आई एम अज्यूमिंग दिस इज सॉर्टेड. मिसलेनियस वाले में यू रियलाइज्ड लाइक इट इज मिसलेनियस 5, तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. कितना किस में बैलेंसिंग रिक्वायर्ड के हिसाब से पता पड़ेगा, तो ये आप हिट एंड ट्रायल करके बैलेंसिंग कर लोगे. ठीक है, डोंट गो फॉर दैट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. सिंपल हिट एंड ट्रायल करके फटाफट बैलेंसिंग कर लेना, और आपको समझ में आएगा कि 4 में से 2 -1 के माइनस में रह रहे हैं और 2 0 में जा रहे हैं. राइट, तो एन फैक्टर कम्स आउट टू हाफ. ठीक है, प्रत्याशा हमें आपका सही था. दुबा पुश नॉट करेक्ट. और you could have applied the law of chemical equivalence also to get the answer. ठीक है, क्लियर है इतना? नहीं, ऑफ कोर्स आयन इलेक्ट्रॉन से भी आप कर सकते हो, बट यू विल हैव टू स्लाइटली टेक केयर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन, because you'll have to recognize that chloride ion is a spectator species also. तो बाद में एंड में जब H प्लस को इधर उधर बैलेंस करोगे ना, तो उसके साथ में फिर Cl माइनस आयन भी, स्पेक्टेटर वाले जो Cl माइनस आयन है वो भी चिपकाने पड़ेंगे. ठीक है, H2O स्पेक्टेटर है, मतलब उसके लिए क्या करोगे, बैलेंसिंग कर लो. अब तो इसका अगर निकालना है फोर्स फिट करके, तो कितना आ जाएगा, एन फैक्टर इक्विवेलेंट अपॉन 2 इक्विवेलेंट अपॉन n into 2 is equal to हाँ 1 आ जाएगा. राइट, ठीक है, लिखा सबने इतना? आगे बढ़े. Is this clear?
ठीक है, इसी में आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी फोर्स फिट कर सकते हो टू कम अप विथ द एन फैक्टर का आंसर, ये भी आप अप्लाई कर सकते थे। इसमें मैंने H2O का निकाल के भी बता दिया। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट फटाफट एंड देन इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके सामने। You will only have to recognize which n factor calculation scenario does it belong to and then accordingly come up with the answer. Try करोगे? ऑलराइट, क्या आ रहा है इसके इसमें आंसर? कुछ निकाल पा रहे हो? फेरिक ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट, रिएक्शंस क्या होंगे? ये फेरिक ऑक्सिलेट का रिएक्शन होगा, आयरन तो +3 का +3 में ही रह जाएगा, दैट डज नॉट चेंज। बट ऑक्सिलेट आयन में जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला जाएगा, राइट? और मैंगनीज +7 से +2 चला जाएगा। एक्सपेक्टेड था आपसे, रिएक्शन पता होना चाहिए था, राइट? एंड अगेन by looking at the data, the oxidation states, you identified that both are simple scenarios only, right? यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा? 1 का चेंज है और 6 एटम्स जा रहे हैं, तो इसका n फैक्टर 6 रहेगा और इसका n फैक्टर 5 रहेगा, and hence you get the value of x as 6/5. ठीक है, हाँ ठीक है सार्थक, राइट स्वांटी, करेक्ट आंसर।
अब इसके बाद में फेरस ऑक्सिलेट में क्या होता है? फेरस ऑक्सिलेट में आयरन एज वेल एज कार्बन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलो फटाफट इसके आगे का तो खुद कर दो, अब इतना मैंने बता दिया है। राइट, इसके आगे का समझ में आ गया? फेरस ऑक्सिलेट विल बी मिसलेनियस टू, पहले भी देख चुके हैं, y का वैल्यू 3/5 आ जाएगा एंड हेंस द रेशियो 2:1। सी ऑप्शन कैसे आ रहा है? 2:1 ये ऑप्शन ही तो आ रहा है क्वेश्चन में, पूछा क्या हो तो देखो, x:y पूछा है ना। समझ में आया यश? ऑक्सीडाइज करना भूल गए, इसे नहीं काम चलेगा भाई। तुमने क्या गलती करी स्नेहल? व्हाट इज द मिस्टेक दैट यू मेड? ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
राइट, सिंपल है ये वाला भी. Correct. 3/28. You will have to recognize which scenario it belongs to. Right. So arsenic sulfide belong to the miscellaneous 2 scenario. And based on that, if we equate the equivalents, we get the answer of N factor and then the number of moles. Right. So ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ट्राई दिस क्वेश्चन. एक्चुअली काफी छोटा हो गया, उसका जूम इन करना पड़ेगा उस पर, otherwise you will not be able to read the charges. हाँ ठीक है, ये वाला ट्राई करो. आया इसका आंसर? तो यहां पर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. राइट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स समझ में आ रहे हैं सबको? ठीक है, इसमें भी रिकॉग्नाइज दैट बेरियम पर मैंगनीज सिंपल सिनेरियो को बिलोंग करता है. मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, बाकी सब तो स्पेक्टेटर है. और मैंगनीज के 2 एटम है तो 5 का चेंज 2 एटम, तो एन फैक्टर 10 आ जाएगा बेरियम पर मैंगनेट का.
आई थिंक ये तो काफी सॉर्टेड था। शायद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आई हो। इसमें भी पोटेशियम +1 रहता है, आयरन +2 रहेगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साइनाइड ओवरऑल -1 रहता है, बट उसमें फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि कार्बन और नाइट्रोजन का कैसा रहेगा। राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू अंडरस्टैंड कि आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। All of them are undergoing oxidation, so this belongs to miscellaneous scenario 2. Hence, n factor का definition changes to net change in oxidation, like same definition applicable, net change in oxidation state per molecule. Right, is this clear? इससे आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, 6.1 मोल। ठीक है, क्लियर है ये आंसर? ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये वाले का आंसर बता दो। ऑलराइट, हाँ ठीक है सोंटी, राइट यश, करेक्ट आंसर, राइट गौरव। You just have to apply the
Same fundamental concepts only, nothing fancy, nothing difficult to worry about. Fe 0.95 O में O -2 रहेगा and iron का oxidation state 2/0.95 आएगा. ठीक है. Fe2O3 में +3 -2 है, so यहाँ पर आयरन में चेंज आ रहा है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, राइट. ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो हमने ऐसे ही निकाला ना जैसे नॉर्मली निकालते थे, सम इसका 0 होना चाहिए. अब n फैक्टर इज नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर चेंज 3 - 2/0.95 आ रहा है और कितना एटम्स है 0.95 एटम्स से बस अप्लाई कर दिया, सिंपल सिनेरियो और आंसर आ गया. ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट. ठीक है, क्लियर है ये? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? कुछ रह गया हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, मिसिंग हो, फटाफट बता सकते हो. तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं. ये ऊपर वाला क्वेश्चन हाँ, we are done for the day.